हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। मैं आपका दोस्त अमित आर्यन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संविधान यानी कि पॉलिटी के नोट्स हम वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सबको हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि ये खान सर की बुक है, मैंने मंगाई थी तो उसको स्कैन करके जो है इस तरह से मैंने PDF बनाई है, ठीक है। तो आपको जो है उस तरह से पढ़ना है जो आपको ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो डेली से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरी बुक कवर करेंगे, पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर लाइव वीडियो चल रही है हिस्ट्री की भी नोट्स पढ़ रहे हैं हम खान सर के। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो हमारी क्लास ज्वाइन करें लाइव, ठीक है, डेली हमारी सेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम जो है चैप्टर 2 पढ़ेंगे। पहला तो जो है उसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं, कैसे कैसे हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ था। तो चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं हम। देखो, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी 1940 में दे दी गई, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। परंतु भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा था? तो इसका राइट वो हो जाएगा दोस्तों M.N. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन का मांग रखी थी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, कब पहली बार, कब 1934 में रखी गई थी, ठीक है। उस तरह से हम पढ़ते चलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट कौन थे? क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना तथा भारत की स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करके उद्देश्य से 15 फरवरी 1946 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। यानी कि तो कौन सा मिशन आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। 1946 में कब आया था? कैबिनेट मिशन। तो किसने भेजा था? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। इस बात को ना याद रखेंगे, क्लीमेंट एटली थे। जबकि जो क्रिप्स मिशन भेजा था उस समय पर कौन थे प्रधानमंत्री? क्रिप्स मिशन के समय पर कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के समय पर कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया? दिल्ली आया। इस मिशन के सदस्य की कौन कौन थे? तो एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ये जो है स्टैफर्ड क्रिप्स ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये नाम कई बार पढ़े जाते हैं, मैं अपनी लाइव क्लास में डेली याद कराता हूँ। तो जो हमारे साथ डेली जुड़ रहते हैं उनको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे के सारे, लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो तथा डेली हमारे साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन ने किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग पर अस्वीकार कर यह सिफारिश की कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य शामिल होंगे। तो पाकिस्तान की जो मांग थी दोस्तों उसको जो है अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। जो मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग कर रही थी तो इसको जो है अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने यह भी सिफारिश की कि यह 3 विषयों कि संघ 3 विषयों विदेश विभाग, रक्षा विभाग तथा संचार अपने पास रखेगा। उसने संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियों जिनमें किसमें निहित रहने की सिफारिश की? प्रांतों में। दोनों बाकी जो सारी शक्तियां हैं वो सभी किस में रह जाएंगी? प्रांतों में, यानी कि राज्यों में रह जाएंगी। केवल विदेश विभाग और रक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय ये किसके पास रह जाएगा? केंद्र सरकार के पास रह जाएगा। तो ये जो है कैबिनेट मिशन ने ही तय किया था। उसके बाद संविधान निर्माण के दौरान देश का प्रशासन चलाने के लिए बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से क्या बनाने की सिफारिश की गई? तो एक अंतरिम सरकार बनाने की सिफारिश की गई। अंतरिम सरकार सभी जानते हैं, संविधान निर्माण से पहले क्या अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए 389 सदस्यों वाली कितनी? 389 सदस्यों वाली संविधान सभा की सिफारिश की, परंतु बाद में यह संख्या घटकर कितनी करके 385 हो गई थी। इसमें 385 सदस्य हो गए थे। तो 292 तो सदस्य थे प्रांतों के। उसके बाद 93 कौन थे? देशी रियासत थी। 93 कितनी थी? इसमें देशी रियासत थी। सभी को ये संख्या याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। और 292 सदस्य जो है प्रांतों से थे। उसके बाद प्रस्तावित संविधान सभा के चुनाव के लिए प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया? तो प्रांतों को जो है 3 समूह में बांटा गया था। कौन कौन से प्रांत हैं देख लेते हैं हम यहाँ पर। जो इंपोर्टेंट फैक्ट बना रहा हूं उनको आप लिखते चलना, ठीक है। लिखेंगे तो अच्छी बात है, वरना तो 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो कुछ तो याद हो गई। पहला प्रांत कौन सा? पहला समूह, पहले समूह में रखे गए मद्रास मुंबई संयुक्त प्रांत, यानी कि इसका नाम उत्तर प्रदेश था पहले। उसके बाद बिहार, उड़ीसा और केंद्रीय प्रांत।
दूसरे समूह में कौन? पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, ये रखे गए। तीसरे समूह में बंगाल तथा असम को रखा गया था। 3 समूहों में बांटा गया था संविधान सभा को, ठीक है। उसके बाद प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये समुदाय कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। 3 समुदायों के आधार पर जो प्रतिनिधित्व थे उनको बांटा गया। जैसे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अलग बनाया गया, सिखों का प्रतिनिधित्व अलग बनाया गया और साधारण लोगों के अलग बनाए गए, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य बताई दिया मैंने, उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। परंतु प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति से हुआ? तो किस पद्धति से हुआ दोस्तों? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब उनका जो चुना हुआ नेता था वो वोट डालता था। जैसे राष्ट्रपति के वोटिंग में क्या होता है, एमएलए या विधायक जो है वोट डालते हैं, सांसद के सदस्य जो होते हैं। इसी प्रकार तो संविधान सभा की सीटों के लिए किसके चुनाव डले गए थे? एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली से, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा हुआ था, किंतु 2 प्रमुख हस्तियों ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? एक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था संविधान सदस्यों के चुनाव के लिए, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव जो है संपन्न हो गए थे। उसके बाद एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? तो एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। डेली हम थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी वीडियो में इसको कवर करते चलेंगे। तो हम इस तरह से पूरा संविधान पढ़ लेंगे और मोस्ट लाइन भी पढ़ लेंगे। पूरा संविधान तो खैर क्या पढ़ा जाएगा, लेकिन हम इसमें जो है मोस्ट लाइन पढ़ लेंगे। उसके बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो कब अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। नेहरू जी के नेतृत्व में इस सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। इसका गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था, जबकि 1 अगस्त को ही जो वेवेल ने बोल दिया था कि अपनी अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए, ठीक है। तो 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, परंतु बाद में वह कब सम्मिलित हुए? पहले तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, बट जो है अक्टूबर में वो 1946 में शामिल हो गए थे, ठीक है। अक्टूबर 1946 में ये भी शामिल हो गए थे। उसके बाद 1946 में बनी अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। इस सरकार के कांग्रेस के कितने 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री का प्रभार किसे दिया गया? तो वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो कांग्रेस की तरफ से कितने सदस्य थे? 7 और मुस्लिम लीग की तरफ से कितने? 5 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से कौन? इंडिया की तरफ से गृह मंत्री, और दूसरी तरफ से वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? लियाकत अली खान को। उसके बाद प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो मैंने पढ़ाई दिया अभी, मुस्लिम, सिख और साधारण, 3 जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो मैं आपको याद करा के छोड़ूंगा, बार बार रिवीजन करा के, ओके। ऐसे ही मैं अपनी जीके की लाइव क्लास में करता हूँ, क्वेश्चन रिपीट करता रहता हूँ। तो जिसने मेरी क्लास नहीं देखी है वो कृपया ज्वाइन करें। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव, तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। चुनाव कब हुए थे? जुलाई में। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको डेट याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, टेंशन न लो आप, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद। आपको भी पता है हैदराबाद को तो बाद में शामिल किया गया था ना, ऑपरेशन पोलो चलाकर। तो यह जो है हैदराबाद में शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया था। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? एक तो कश्मीर ने साइन नहीं किए थे, और एक हैदराबाद और एक जूनागढ़ की रियासत थी। इन 3 रियासतों ने जो है शामिल होने से मना कर दिया था। जो है एक रियासतों को एक करने का काम किसे मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। एकता का प्रतीक इसलिए उनको बोला जाता है, ठीक है।
उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना कब की? तो पाकिस्तान के लिए 26 जुलाई 1947 को अलग संविधान की स्थापना करने की घोषणा कर दी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन उस समय पर गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, अगर भारतीय पूछे तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, क्योंकि वायसराय का पद को खत्म करके जब भारत आजाद हुआ तो फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया गया था ना, जबकि गवर्नर जनरल का पद 1857 से पहले था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में वायसराय को बना दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की घोषणा कब हुई थी? 26 जुलाई 1947 को। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जबकि 9 जुलाई को पहली सभा हुई थी ना, 9 दिसंबर को पहली सभा गठित हुई थी, तो दूसरी सभा में जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा उपाध्यक्ष तथा संवैधानिक सलाहकार पद किसे चुना गया? तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी। इंपोर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे दोस्तों? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, याद रखेंगे। ठीक है, और अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। क्या महात्मा गांधी ने 19 जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्यों के रूप में शामिल थे? महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, बी.एन. राव एवं कृष्णस्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। कौन कौन? बी.एन. राव और कृष्णस्वामी अय्यर जो हैं जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। वी.पी. मेनन एवं के.एम. मुंशी किसके सलाहकार थे? तो वीपी मेनन और के.एम. मुंशी जो हैं ये सरदार पटेल के सलाहकार थे। ये सभी जो है संविधान सभा में शामिल थे। तो वीपी मेनन और के.एम. मुंशी ये जो है सरदार पटेल के सलाहकार थे, और जबकि बी.एन. राव और कृष्णस्वामी अय्यर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार थे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। देखो, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा को दोहरी भूमिका निभानी पड़ी। जब इसकी बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तब यह विधायिका के रूप में कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, क्योंकि ये जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे ना। तो जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर करते थे। लेकिन जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। उसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? सभी को पता होगा ये तो। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी? तो इसको कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना कहा गया। ठीक है, जिसे सबसे बाद में लागू किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना कहा गया। कब? 13 दिसंबर 1946। तो 13 उद्देश्य क्या, मैंने तो ऐसे याद कर रखी है। 13 उद्देश्य क्या, 13 लेना देना क्या। उसके बाद है 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने इसे कब सर्वसम्मति से पास किया? तो 22 जनवरी 1943 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया था? प्रस्ताव कब रखा गया था? 13 दिसंबर को। इसे पारित कब किया गया था? 22 जुलाई और 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। आप अगर इसमें नोट्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था? तो भारत का विभाजन 3 जून 1947 को संविधान सभा ने मंजूर कर लिया था, और 14 अगस्त को भारत को विभाजित कर दिया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया था, और 15 अगस्त को क्या है, भारत को। संविधान सभा ने संविधान सभा के द्वारा तैयार करने के लिए कितनी समितियों की गठित किया गया? तो कुल 22 समितियां गठन की गई थी संविधान सभा को तैयार करने के लिए। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था। उसमें 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 10 मूल मामलों पर थी। 12 मूल मामलों पर थी। तो इसमें क्या याद रखना हमें, कितनी समिति? 22 समितियों का गठन किया गया था। और भारत के विभाजन को मंजूर कब कर लिया गया था? 3 जून 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इस तरह से पढ़ेंगे हम। ठीक है,
आप डेली बस हमारे वीडियो देखना करना, तो आपका संविधान इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं आज, उसके बाद जो है पूरा पढ़ते जाएंगे आगे को, ठीक है। भाग 1 भाग आर्टिकल वगैरह सब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। अन्य समितियों की सिफारिश पर विचार करने के और संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति के गठन की गई? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी को याद है, ठीक है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन से हैं मैंने याद करवाया है। अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये थे। उसके बाद ANG अयंगर, उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उसके बाद N माधव राव, ये जो BL मित्रा के स्थान पर आए थे। उसके बाद TT कृष्णाचारी और सर मोहम्मद सादतुल्लाह जो हैं, ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में शामिल थे। मतलब किस तरह का संविधान बनना है, तो आपको नाम इसमें से 2-4 तो याद होंगे, ठीक है। बाकी याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रिवीजन करके शाम वगैरह मतलब बाद में डिलीट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का प्रारूप, पहला प्रारूप कब? अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया। इसमें क्या हुआ था? इन संकलों में लगभग कितने देशों के संविधान से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे? तो 60 देशों के संविधान से, क्योंकि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसी भी संसार में, पूरे, ठीक है। पूरे संसार में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, वही एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष मतलब इसमें जनता ने भागीदारी नहीं ली थी, विधानसभा के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो जब देश का विभाजन हो गया था 15 अगस्त को, तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं इससे बाहर तो एक भी पॉइंट आपका आने वाला नहीं है। उसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसके बाद संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद कब स्वीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान को, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे? तो एक तो नागरिकता को तभी लागू कर दिया गया था, और निर्वाचन और अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक और संक्रमणकारी उपबंध, ये सभी जो नागरिकता और निर्वाचन, इनको तभी लागू कर दिया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया भारत का संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए थे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को, बट 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया था। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था? तो सभी को पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितनी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। उसके बाद पूरे देश में संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को ही बना था। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। उसके बाद संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, 1930 में। और 26 जनवरी 1929 को ही लाहौर जब हुआ था अधिवेशन, तो रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया था। उसके बाद भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ माना जाता है?
तो संविधान के द्वारा संप्रभुत्व का स्थान जनता में माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। कहाँ का? अमेरिका का। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहाँ का है? भारत का है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपको। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला संविधान सभा के निर्माण के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में। ठीक है, उसके बाद संविधान के विस्तृत होने के कारण कौन कौन से हैं? तो संघ और राज्यों का एक ही संविधान होना, यानी कि संघ और केंद्र सरकार और राज्यों का सभी का संविधान एक है, इसलिए जो है संविधान हमारा बहुत बड़ा है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, इसके कारण हमारा संविधान जो है ज़्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 में। मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको, पहला चैप्टर, ठीक है, फिर कभी पढ़ा दूंगा बाद में। तो 75% जो हिस्सा है भारतीय संविधान का वो उसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम जब आया था 1935 में। उसके बाद भारतीय संविधान सबसे अधिक किस संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान जो है सबसे अधिक ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था में शामिल करना ज़्यादा समीचीन होगा? तो सहयोगी संघीय व्यवस्था में शामिल करना इसको ज़्यादा समीचीन होगा। उसके बाद भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किसकी संकल्पना से प्राप्त है? तो ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका इस अधिनियम से भारत में यह शामिल किया गया है। तो भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, ये सभी को पता है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था के नाम से संबोधित किया? तो ग्रेनविल ऑस्टिन थे एक, इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघीय व्यवस्था कहा था। उसके बाद संविधान सभा ने यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार करता है? तो केटी शाह ने कहा था ये चेक उस तरह से है कि इसका भुगतान अपनी मर्जी से करेगा राज्य। समझ गए ना, सभी ने पढ़ा होगा इस बारे में। तो क्योंकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते ना, कोई अगर हमारा अधिकार छीनता है तो ये राज्यों की मर्जी पर है कि वो किसी को दे या ना दे। ठीक है, हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि किसे है? डी बसु को प्राप्त है अनोखी उपलब्धि। एक और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा जो है ये हस्तलिखित है। किसके अनुसार संविधान सभा में निर्णय किया कि वह शरीर के संघात्मक किंतु आत्मा से एकात्मक है? तो पीटी चाको ने कहा था कि शरीर से तो संघात्मक है लेकिन आत्मा से जो है एक है बिल्कुल। तभी तो कहते हैं क्योंकि इसमें जो बिल्कुल भारतीयों के हित की बात की गई थी सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी? तो नवाब पाकिस्तान भाग गया। तो जूनागढ़ की रियासत पहले तो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, फिर बाद में जो है नवाब से उन्होंने विद्रोह कर लिया और जो है भारत में शामिल होने को बोल दिया, क्योंकि 3 रियासत थी, एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर और एक जूनागढ़, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, सभी को पता है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगे को अपनाया। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन, जबकि 22 जुलाई 1947 को ही जो है तिरंगे को अपना लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। इसमें इन डेटों में बहुत कंफ्यूजन होता है। मई 1949 में किस विश्व संगठन में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया? तो राष्ट्रमंडल ने। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया, जबकि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। ठीक है, जबकि पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? इस्कंदर मिर्जा। कैसे लिखा जाएगा? इस्कंदर मिर्जा या इस्कंदर ऐसे भी लिखा जाता है, ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। इस्कंदर मिर्जा पहले राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
तो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। क्योंकि वायसराय का पद चलता हुआ आ रहा था, तो वायसराय के पद कौन था? अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो वायसराय के पद को खत्म करके क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पहले यही होंगे ना स्वतंत्र भारत के। उसके बाद गवर्नर जनरल भारत के भारतीय आया, कौन आए? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एकमात्र भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इससे अगले का चैप्टर हम इस तरह से छोटी छोटी वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो आज हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा मेरा एफर्ट? इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार जुड़े हैं। धन्यवाद।